हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसी लाइन। मैं हूं सीएस अनिल। आरएम सीरीज में आपका स्वागत है मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे चैप्टर 3 का यूनिट 1। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा ये यूनिट है आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम प्रोडक्शन कहने का मतलब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें होती है उस सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, चैप्टर 3 का यूनिट 1। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। चैप्टर शुरू करने से पहले प्रोडक्शन का मतलब पता होना चाहिए। इन जनरल अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन को हम क्या समझते हैं? कोई भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। कोई भी चीज़ है रॉ फॉर्म में और उसके ऊपर आप अपने इनपुट्स लगाते हो और उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो। जनरल मीनिंग प्रोडक्शन का यही है ना। देखते हैं। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट्स दैट इज रिसोर्सेज इनटू द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ये बात भी बहुत जरूरी है कि जब आप कोई चीज रॉ मटेरियल से फिनिश गुड की फॉर्म में या सर्विसेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका यूजेज भी तो होना चाहिए, यानी वो कस्टमर या कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। ठीक है, चलो। इट इंक्लूड्स बोथ मटेरियल गुड्स दैट इज टेबल, मशीन्स एंड सर्विसेज, टीचिंग, लीगल एडवाइस, मेडिकल सर्विसेज, इस टाइप की सर्विसेज। ठीक है बच्चों, तो गुड्स और सर्विसेज दोनों आती हैं इसके अंदर। किसी भी चीज को कन्वर्ट करना रॉ मटेरियल फॉर्म से फिनिश गुड की फॉर्म में या सर्विसेज की फॉर्म में। ठीक है ना। की आइडिया क्या है इसके पीछे? प्रोडक्शन डज नॉट मीन्स क्रिएशन ऑफ मैटर विच इज इंपॉसिबल। कोई मैटर का क्रिएशन नहीं है। इंस्टेड इट मीन्स क्रिएशन ऑफ एडिशनल यूटिलिटी टू द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसके अंदर कुछ एडिशन करना, कुछ एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करना, दैट इज प्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्रिएटेड इन प्रोडक्शन। किस किस तरह की यूटिलिटी क्रिएट होती है? जैसे हमने बात करी ना कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, तो उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। एक तो हो गया फॉर्म यूटिलिटी, यानी चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, कि जब हम उसकी फॉर्म ही चेंज कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल में है एक फॉर्म, जैसे वुड है, उसको अगर हम जोड़ के और सही से उसके ऊपर वर्कआउट करें, प्रॉपर प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी ऑन करें, तो वो एक प्रॉपर फर्नीचर बन जाता है। राइट। तो कोई भी रॉ मटेरियल फॉर्म को एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, लाइक वुड से टेबल, ये तो हो गया फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा हो गया प्लेस यूटिलिटी, मींस मूविंग गुड्स फ्रॉम वेयर दे हैव लिटिल यूज टू वेयर दे आर मोर यूजफुल। एग्जांपल, मूविंग टिन फ्रॉम द माइंस टू द मार्केट। जहां पर उनका यूज कम है, टिन्स के हो गए जो टिन शीट्स होती हैं, उनको कहां से मूव करना, देखो मोर यूजफुल। एग्जांपल, मूविंग टिन्स फ्रॉम माइंस, माइंस से मूव करके मार्केट तक लेके जाना, तो जहां पर वो ज्यादा यूजफुल है। तो ये होगी प्लेस यूटिलिटी, यानी किसी जगह को लेस यूजफुल जगह से मोर यूजफुल जगह तक मूव करना भी एक यूटिलिटी का पार्ट है। दूसरा आता है टाइम यूटिलिटी। तीसरा, मेकिंग गुड्स अवेलेबल व्हेन नीडेड, दैट इज थ्रू स्टोरेज। स्टोरेज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि जब गुड्स की जरूरत है तब उनको अवेलेबल करना, तो दिस इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? क्या प्रोडक्शन का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है? प्रोडक्शन का मतलब आपने कितना टोटल आउटपुट बनाया, क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी है? नहीं। प्रॉफिट आपका हमेशा होगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कि आपको कितना मिला माइनस आपकी पॉकेट से कितना एक्सपेंस लगा, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे, दैट विल बी योर प्रॉफिट। और प्रोडक्शन का मतलब है सिंपली टोटल आउटपुट। तो प्रॉफिट डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन द फिजिकल आउटपुट बट ऑन रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलो अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? चार ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चारों मिलके किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। लैंड की जरूरत होती है जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिस जगह पर। फिर लेबर चाहिए, यानी कि मैन पावर की जरूरत है। फिर कैपिटल यानी कि पैसा चाहिए, है ना। और एंटरप्रेन्योर यानी कि एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, आपके स्किल्स भी तो चाहिए, ह्यूमन स्किल्स की भी जरूरत होती है प्रोडक्शन के लिए। राइट। तो सबके बारे में पढ़ते हैं बारी बारी से। लैंड क्या है? ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नॉट जस्ट सॉइल बट ऑल्सो वाटर, एयर, मिनरल, नेचुरल वेजिटेशन, क्लाइमेट एटसेट्रा, ये सब हमारा लैंड का पार्ट माना जाता है। लैंड का मतलब सिर्फ सॉइल नहीं है, ठीक है ना। जो भी चीजें नेचर से मिलती है, वाटर, एयर, मिनरल या वेजिटेशन या क्लाइमेट की फॉर्म में, वो सब इसका पार्ट है। ठीक है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ये छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना। तो फ्री गिफ्ट है नेचर का, किसने मैन मेड तो है नहीं, नेचुरल है, इसलिए फ्री गिफ्ट कह रहे हैं। नो ह्यूमन एफर्ट्स नीडेड टू क्रिएट इट। फिक्स्ड सप्लाई है, कोई ऐसा नहीं है कि कभी लैंड है ज्यादा, कभी नहीं है, या कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया। फिक्स सप्लाई है। दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक फ्रॉम द इकोनॉमिक्स व्यू। इकोनॉमिक्स के व्यू से अगर हम देखें तो पूरी तरह से इनइलास्टिक, यानी सप्लाई इसका फिक्स ही रहता है, जो लैंड है वही है, कोई कम ज्यादा नहीं हो रहा है ना। उसके बाद
परमानेंट एंड इनडिस्ट्रक्टेबल, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इसको, बट फर्टिलिटी कैन बी एग्जॉस्टेड। किसी जगह पर अगर आप कुछ उगा रहे हैं जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है, पर वैसे वो जनरली परमानेंट और इनडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है ना। पैसिव फैक्टर है, पैसिव फैक्टर समझते हो, मतलब अपने आप से नहीं कुछ होगा लैंड पे, उसके ऊपर किसी और के एफर्ट्स की जरूरत है। अब खाली लैंड है, वो खुद से थोड़ा ना, एग्रीकल्चर भी अगर कर रहे हैं तो खुद से थोड़ा ना प्रोड्यूस कर देगा, वहां पर एफर्ट्स लगेंगे, ह्यूमन एफर्ट्स, तभी वो क्रॉप्स ढंग से उगेगी। या फिर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं वहां पर कोई और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, तो ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत तो है ही। तो यानी कि एक पैसिव फैक्टर है, एक्टिव फैक्टर नहीं है। एक्टिव हो गया जैसे लेबर जो खुद से कर रहा है, उसके ऊपर किसी और को चीज को लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से काम हो रहा है, राइट। इसलिए तो ये एक पैसिव फैक्टर है, नीड्स ह्यूमन एफर्ट्स टू बी प्रोडक्टिव। इमोबिल, ज्योग्राफिकली एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है, इमोबिल है। मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं एक लैंड के, कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, बिल्डिंग, माइनिंग एटसेट्रा। वो एक डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर के ऊपर कि वो लैंड को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। हेट्रोजीनियस है, नो टू पीसेज ऑफ लैंड आर आइडेंटिकल, दो पीसेज ऑफ लैंड कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, ये एक हेट्रोजीनियस फीचर है, ठीक है। दोनों जगह पे क्लाइमेट या सॉइल कंडीशन या जो भी है वो सब अलग अलग होगा ना, इसलिए। अब बात करते हैं लेबर की। लेबर से क्या समझते हैं? एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन एम्ड एट प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक रिवॉर्ड। कोई भी मेंटल एक्सर्शन हो रहा है या फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है, यानी किसी भी तरह की मेहनत, चाहे वो मेंटल फॉर्म में हो रही हो दिमाग से या फिर फिजिकल फॉर्म में हो रही हो, उसी को हम लेबर बोलते हैं। लेबर की डेफिनेशन ये है, और वो किस लिए करी जाती है? फॉर एनी इकोनॉमिक रिवॉर्ड, ठीक है ना। किसी भी इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए कोई भी मेंटल या फिजिकल मेहनत जो होती है उसको हम बोलते हैं लेबर। excludes work done for pleasure या love etc. For example, housewives unpaid work is not labor in the economics. हाउसवाइफ्स का जो काम है वो वैसे ये नहीं कहते कि वो काम नहीं है, काम तो है, लेकिन हम उसको इकोनॉमिक की एक्टिविटी में लेबर में काउंट नहीं करते, बिकॉज इट इज नॉट डन फॉर द इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिवॉर्ड, राइट। इट इज डन इन द केस ऑफ लव, राइट। लव एंड अफेक्शन के केस में जो चीजें होती है उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं मानते। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए होते हैं लेबर में, राइट, चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो। इन्वॉल्व्स ह्यूमन एंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी होगी या मेंटल एक्टिविटी होगी तो हमारे साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। पेरिशेबल है, कैनॉट बी स्टोर्ड, लॉस्ट टाइम कैन नॉट बी फुली रिकवर्ड। अब जो काम करना था या तो मैंने वो काम कर दूंगा तो काम कर दिया, खत्म, वो ड्यूरेबल तो है नहीं, वो चीज़ पेरिशेबल है ना। मैंने आपको पढ़ा दिया, चैप्टर खत्म करा दिया, काम खत्म, तो पेरिशेबल है, राइट। मैं उसको स्टोर करके नहीं रख सकता, या फिर जो चला जाता है टाइम जैसे कहते हैं वो वापस नहीं आता, राइट। एक्टिव फैक्टर है, ये पैसिव नहीं है, जैसे लैंड हमारा पैसिव था, ये एक्टिव है। असेंशियल फॉर यूजिंग लैंड एंड कैपिटल, ये जरूरी है लैंड और कैपिटल को यूज करने के लिए, ये लगेगा तो कैपिटल और लैंड का यूज हो पाएगा। फिर आता है इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। आप किसी लेबरर से उसका लेबर यानी जो उसका काम है वो उसके अंदर से आप जो काम कर रहा है और उसके अंदर से जो उसका काम है वो आप हटा नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। लेबरर मस्ट बी प्रेजेंटेड एट वर्क, तभी लेबर होगा। लेबरर अगर प्रेजेंट होगा तभी वो काम करेगा, तभी लेबर करेगा, राइट। हेट्रोजीनियस है ये भी, एफिशिएंसी वेरीज पर्सन टू पर्सन। अब जो एक पर्सन काम कर सकता है जिस एफिशिएंसी से, जरूरी नहीं है कि दूसरा भी उसी एफिशिएंसी से करेगा, राइट। पुअर बार्गेनिंग पावर हिस्टोरिकली बट इंप्रूव्ड विद यूनियंस, मतलब इनकी बार्गेनिंग पावर कम होती है। कहने का मतलब, अब कोई लेबर है, काम करना है, जैसे कोई भी काम है उसके अंदर ये अलाउड हो गया कि 100 रुपीज़ मिलेगा पर आवर, एग्जाम्पल है बच्चों इस तरफ, ठीक है। तो अब उस पर काम करने के लिए बहुत सारे लेबर्स आ जाएंगे, है कि नहीं। अब एक पर्सन को वो समझ नहीं आ रहा 100 रुपीज़ पर आवर कम लग रहा है, इट्स एन एग्जाम्पल ओनली, डोंट टेक इट अदरवाइज, इट्स ओनली एन एग्जाम्पल। एक लेबर आया उसको समझ नहीं आया, पर दूसरे को लगा उसने ग्रैब कर लिया, तो इसको क्या लगा, यार मैं ले ही लेता इससे अच्छा, तो बात समझे। तो एक पुअर बार्गेनिंग पावर रहती है कहीं ना कहीं, कि जो भी सबसे कम में मान जाता है या जो उस प्राइस पे मान जाता है उसको काम मिल जाता है, वाला जो नहीं मानता उसको नहीं मिलता, तो एक पुअर बार्गेनिंग पावर हो जाती है, ठीक है ना। या फिर वो ये कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि किसी भी प्राइस पर या कोई भी एक नॉर्मल प्राइस पर काम करने के लिए रेडी होते हैं। मोबाइल बट विद ऑब्स्टिकल, मूव तो कर सकते हैं इधर से उधर ज्योग्राफिकली, लेकिन थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स थोड़े होते हैं, मुसीबत, जैसे एक जगह से छोड़ के काम दूसरी जगह जाना, वो ऑब्स्टिकल्स है, बट दे आर मूवेबल, ठीक है। सप्लाई एडजस्ट स्लोली टू द डिमांड, सप्लाई डिमांड के हिसाब से धीरे धीरे एडजस्ट करती है कि इकोनॉमी में कितने लेबर्स की डिमांड है, उस हिसाब से सप्लाई होता है। जहां दोनों मीट करते हैं वहां पर प्राइस डिसाइड हो जाता है, ठीक है ना, कि इकोनॉमी में कितनी रिक्वायरमेंट है, या कह सकते हैं कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कितने उसको काम करने के लिए लोग अवेलेबल हैं। तो इस सप्लाई और डिमांड का धीरे धीरे एडजस्टमेंट होता है, ठीक है ना। चॉइस बिटवीन लेबर एंड लेजर, लेजर क्या होता है, आराम करने का समय, लेबर हो गया काम, लेजर हो गया आराम, ठीक है ना। कैन लीड टू बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व एट हाई वेज रेट लेवल, ये मैंने लास्ट क्लास में भी शायद बताया होगा आप लोगों को, नहीं बताया तो फिर से सुन लो बेटा। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व क्या होता है, देखो एक लेबर को अगर आप इनिशियली अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आप उसके वेजेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका क्या होगा, सप्लाई
बढ़ेगा जैसे जैसे वेजेस बढ़ाओगे। तो यहाँ पर अगर मैं वेजेस ले लूँ, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, वेजेस। तो जैसे जैसे वेजेस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका सप्लाई बढ़ेगा, यानी कि ऐसे जाएगा कर्व। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, धीरे धीरे उसके वेजेस तो बढ़ रहे होंगे पर उसका सप्लाई नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट टाइप हो जाएगा। मतलब क्योंकि वेजेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं तो वो क्यों अवेलेबल हो काम के लिए, जो वेजेस मिल ही रहे हैं। फिर एक ऐसा मोमेंट आ जाएगा कि वेजेस बढ़ने, अब उसका लेजर टाइम बढ़ता जाएगा तो काम करने का जो सप्लाई है वो पीछे की तरफ बेंड हो जाएगा। मैंने थोड़ा टुकड़ों में बनाया इसलिए ऐसा बना है, वन गो में बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, बैकवर्ड बेंड हो गया। देखो इनिशियली वेजेस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट आया जहां पे सेम ही हो गया कि जितना वेजेस, फिर एक पॉइंट क्या आया जहां पर वेजेस तो बढ़े लेकिन सप्लाई कम हो गया, उल्टा पीछे की तरफ आ गया सप्लाई। तो दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वेजेस बढ़ते हैं लेबर के लेकिन उसका काम नहीं बढ़ रहा होता, काम उल्टा कम हो जाता है, उसका लेजर टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब लेजर टाइम बढ़ता है तो मेरा सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंड हो जाता है। ठीक है ना। सो दिस इज अ केस कि जो लेबर और लेजर के बीच में चॉइस होती है, इसकी वजह से एक बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व देखने को मिलता है। अगर बहुत ज्यादा हाई वेज रेट हो जाए तो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलो जी। कैपिटल, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा कैपिटल। डेफिनेशन, कैपिटल इज द पार्ट ऑफ वेल्थ यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अब अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी ऑन करनी है तो कैपिटल की जरूरत तो है, कैपिटल के बिना कैसे होगा काम, राइट। इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, यानी कैपिटल को हम हमेशा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, नॉट इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक्यूमुलेटेड एट अ पॉइंट इन टाइम दैट यील्ड्स अ फ्लो ऑफ इनकम ओवर टाइम, जिसकी वजह से फिर फ्लो ऑफ इनकम होता है। कैपिटल वैसे हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी है, अब उसकी वजह से जो इनकम होती है वो फ्लो कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है ना। नाउ कैपिटल इज प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन, मैन मेड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू प्रोड्यूस मोर गुड्स। अब कैपिटल लगा के हम क्या करते हैं, मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स यानी मशीनरीज और बाकी सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे कि हम प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी ऑन कर पाते हैं। सिंपल मतलब जैसे आपने मशीनरीज लगाई, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट लगाए, प्लांट लगाया, मशीनरी लगाई, जिसकी हेल्प से आप प्रोडक्शन करोगे तो वो सब कैपिटल की वजह से ही तो हो रहा है, तो वो सब कैपिटल का पार्ट है। ठीक है। नाउ डिफरेंस फ्रॉम वेल्थ, कैसे, वेल्थ इंक्लूड्स ऑल यूजफुल गुड्स, कैपिटल इज द ओनली द पोर्शन यूज फॉर प्रोडक्टिवली। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल इज द ओनली पोर्शन यूज्ड प्रोडक्टिवली। वेल्थ के अंदर सारे यूजफुल गुड्स आते हैं, लेकिन कैपिटल के अंदर हम सिर्फ इंक्लूड करते हैं बेटा वो गुड्स जो हम प्रोडक्टिवली यानी कि प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी। और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या टाइप्स, फिक्स्ड कैपिटल है, ड्यूरेबल आइटम्स यूज रिपीटेडली ओवर टाइम, जैसे कि मशीन्स, टूल्स या बिल्डिंग, ये सब कैपिटल का पार्ट है, और ये सब क्या है हमारी ड्यूरेबल यानी फिक्स कैपिटल। सर्कुलेटिंग है, यूज्ड अप इन अ सिंगल प्रोडक्शन साइकिल दैट इज रॉ मटेरियल, फ्यूल एंड सीड्स, ये सब चीजें क्या है जो सिंगल प्रोडक्शन साइकिल में यूज हो जाती है। एक बार प्रोडक्शन में आपने रॉ मटेरियल लगाया, प्रोडक्शन खत्म हुई, वो कैपिटल एग्जॉस्ट हो गई, है ना। रियल कैपिटल भी होती है, ये टाइप्स ऑफ कैपिटल है। फिजिकल असेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट, ये सब क्या है हमारी रियल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है बच्चों, पहले आपने पढ़ा होगा अगर, जो हमारे स्किल और हमारे टैलेंट्स होते हैं वो सारे ह्यूमन कैपिटल होती है। स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज ऑफ द पीपल दैट इज रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये सब क्या है हमारा ह्यूमन कैपिटल। फिर आता है टेंजिबल कैपिटल, फिजिकल एसेट्स परसीव्ड बाय सेंसेस, यानी जिनको आप टच और फील कर सकते हो, वो होते हैं टेंजिबल कैपिटल का पार्ट। इनटेंजिबल क्या होते हैं, नॉन फिजिकल, लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, ये भी आपके कैपिटल का ही पार्ट है, लेकिन आप ये नॉन टेंजिबल है, ये फिजिकली दिखते नहीं है ना। फिर आते हैं इंडिविजुअल कैपिटल, ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, जो कोई भी प्राइवेटली ओन्ड, इंडिविजुअली ओन्ड करते हैं। फिर आता है सोशल कैपिटल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस और पार्क्स, जो पब्लिक के लिए होते हैं, जो पब्लिक यूज करती है, नॉट फॉर प्राइवेट पर्पस बट फॉर पब्लिक पर्पस। ठीक है ना। तो ये हो गया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स और बिल्डिंग्स एंड पार्क्स एटसेट्रा। ठीक है बच्चों। फिर आता है कैपिटल फॉर्मेशन, हम इन्वेस्टमेंट को ही क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी हम कोई न्यू मशीनरी ले रहे हैं, कोई भी नया कैपिटल में ऐड ऑन कर रहे हैं, तो ये कैपिटल फॉर्म हो रही है, उसी को ही हम इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। मीनिंग क्या है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन द कंट्री, जितनी भी कंट्री में रियल कैपिटल बढ़ रही है वो। प्रोसेस क्या है, रिक्वायर सेविंग, एब्सटेनिंग फ्रॉम करंट कंजम्पशन, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसको दोबारा देखते हैं आराम से। प्रोसेस है ये इन्वेस्टमेंट का, जब भी आपको सेविंग करनी है तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले सेविंग करनी पड़ेगी। अब सेविंग करके आपको उसको मोबिलाइज करना है, मोबिलाइज करना मतलब उसको सही जगह पे लगाना है, उसको मैनेज करना है कि ये सेविंग है और उसको हम यहाँ पे इतना इतना लगा सकते हैं। तो पहले सेविंग होगी, सेविंग का मोबिलाइजेशन होगा, फिर आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती इनकम में से, इनकम में से पहले आप कंजम्पशन करने के बाद जो सेविंग बचती है उसका आप देखते हैं कि कितना पार्ट कहाँ पे सेव कर सकते हो, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो फिर से प्रोसेस क्या है, सबसे पहले चाहिए सेविंग, एब्सटेनिंग फ्रॉम करंट कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन के अलावा बचाने के बाद, है ना। फिर आप उस सेविंग को क्या करोगे, मोबिलाइज करोगे, और फिर आप अपने कैपिटल गुड्स में उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे।
ठीक है, चेन समझ आई, पहले सेविंग, फिर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, रिप्लेसेस दी वॉर्न आउट कैपिटल। वॉर्न आउट कैपिटल मतलब जो खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है, उसको रिप्लेस कर देता है। क्रिएट्स इंडिविजुअल प्रोडक्टिव कैपेसिटी, एक इंडिविजुअल प्रोडक्टिव कैपेसिटी बनती है। एनहांसेस दी फ्यूचर प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी फ्यूचर प्रोडक्शन और इकोनॉमी की ग्रोथ में भी हेल्प करती है। इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये किस चीज़ की बात हो रही है, जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स हैं। जब इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या होता है, जो खराब कैपिटल है वो रिप्लेस, एडिश प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। भाई पैसा इन्फ्यूज हो गया ना बिजनेस में, जब पैसा इन्फ्यूज हो गया तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, है ना। फिर उसके बाद फ्यूचर प्रोडक्शन बढ़ती है, इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। जब पैसा इन्फ्यूज होता है इकोनॉमी में तो क्या होता है, सोर्सेज बढ़ जाते हैं। जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो कंपनीज हैं उनके पास और ज़्यादा ओपन हो जाते हैं हैंड, उनके पास एम्प्लॉयज़ रखने के लिए, काम कराने के लिए, है कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट से ये सारे गेट्स ओपन होते हैं, है कि नहीं। स्टेजेस क्या क्या, देखो सबसे पहले हमने बात करी सेविंग्स, डिटेल में आ गया। एबिलिटी टू सेव डिपेंड्स ऑन द इनकम, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा आप सेविंग कर पाओगे। इनकम ज़्यादा होगी तो आप कंजम्पशन के बाद भी काफ़ी पैसा बचा लोगे, है ना। फिर उसके अलावा विलिंगनेस टू सेव किस पे डिपेंड करती है, फ्यूचर प्लानिंग, सोशल सेटअप क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, यानी कि आपको टैक्स इंसेंटिव्स या फिर कंपलसरी सेविंग स्कीम्स के तहत आप कितना फॉल करते हो और कहाँ कहाँ पे आप पैसा बचा पाते हो। ये सारे आपके क्या है, सेविंग के फीचर्स। मोबिलाइजेशन क्या है, सेविंग मस्ट एंटर सर्कुलेशन। अब आप जब सेविंग कर रहे हो उसको मोबिलाइज या चैनलाइज करना सही जगह पे। आपने सेव करके घर में रखा ही हुआ है पैसा, फिर सीधा उठा के आप उसको कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप क्या करेंगे, उसको सेव करने के लिए आपको किसी प्रॉपर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डालना पड़ेगा पहले उस सेविंग वाले अमाउंट को। फिर गवर्नमेंट जो एक रोल प्ले करेगी, चैनलाइजिंग द सेविंग इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट का रोल आ जाता है इसके अंदर, आपकी सेविंग को चैनलाइज करने का, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का, ठीक है कि नहीं। फिर होती है फाइनली इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स आर यूज्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स टू क्रिएट रियल कैपिटल एसेट्स। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है वो क्या करते हैं, उसको रियल कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं। रिक्वायर्स अ रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योरल क्लास, एक रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योरल क्लास की जरूरत है इसके अंदर। कोई भी जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा फीचर या सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए कि वो रिस्क टेकर होना चाहिए। कोई रिस्क टेकर होगा तो ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि नहीं बच्चों। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, रोल एंड डेफिनेशन, द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट मोबिलाइजेज देन कंबाइंस द लैंड। जो फोर्थ फैक्टर है हमारा, मतलब जो लैंड लेबर कैपिटल के बाद आता है एंटरप्रेन्योर, तो लैंड लेबर और कैपिटल इन तीनों को मिला के जो सही तरीके से इनको यूज करता है प्रोडक्शन एक्टिविटी में, उसी को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। जो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट मोबिलाइजेज एंड कंबाइंस द लैंड लेबर एंड कैपिटल, इनिशिएट द प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज एंड बियर्स द रिस्क। क्या क्या करता है, प्रोडक्शन इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, रिसोर्सेज को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करता है और रिस्क लेता है सारा का सारा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजर और ऑर्गेनाइजर। एंटरप्रेन्योर टेक्स अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिस्क। जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्क जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो रिस्क है वो किसका है, एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। बात समझ आई, चलो। तो ये थे हमारे चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद अब आता है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। फंक्शन और क्या क्या हमने बात करी, इनिशिएटिंग बिजनेस एंड कोऑर्डिनेटिंग द रिसोर्सेज, डिटेल में देखते हैं थोड़ा। आइडेंटिफाइज द अपॉर्चुनिटीज, अब क्योंकि एंटरप्रेन्योर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस को सही तरीके से रन करना। तो वो एक इतना रिस्क ले रहा है, अपना पैसा इन्फ्यूज कर रहा है ना, अपना स्किल टैलेंट लगाना है उसको बिजनेस में, तो उसको सही तरीके से चलना पड़ेगा, तभी वो आउटपुट निकाल सकता है अच्छा बिजनेस से, राइट। तो क्या क्या करेगा, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करेगा, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यूजफुल उनको कंसीव करेगा, यानी कि अडॉप्ट करेगा, उनके ऊपर पैसा लगाएगा। डिसाइड करेगा स्केल ऑफ द प्रोडक्ट्स, स्केल या प्रोडक्ट कि किस लेवल तक उसको अपना बिजनेस लेके जाना है। हायर्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब अकेला तो करेगा नहीं, उसको लेबर्स रखने पड़ेंगे, वेजेस देगा, रेंट देगा, इंटरेस्ट देगा। वेजेस देगा लेबर को, रेंट देगा किसको, रेंट देगा अपने लैंड के लिए और इंटरेस्ट देगा कैपिटल पे, ठीक है ना। एंड कीप्स द रेजिडुअल प्रॉफिट और बियर्स लॉसेस। अब उसके बाद जो बच जाएगा या तो उसका प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, रिस्क तो ले ही रहे। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग, अब जो भी अनसर्टेनिटीज है कि होगा या नहीं होगा, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, वो सारी चीज कौन झेलेगा, एंटरप्रेन्योर झेलेगा, है कि नहीं। बियर्स द अनफोर्सिएबल अनसर्टेनिटीज, चेंजेस इन डिमांड या कंपटीशन की वजह से या टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी वो खुद फेस करेगा। नॉट इंश्योरेबल रिस्क, जनरली ये सारी की सारी रिस्क इंश्योरेबल नहीं होती। अब आपने प्रोडक्ट बनाया, कंज्यूमर ने खरीदा ही नहीं, इस चीज की कोई इंश्योरेंस नहीं है ना, तो सारा रिस्क कौन लेगा, एंटरप्रेन्योर। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द अनसर्टेनिटी, एक तरीके से जो प्रॉफिट होता है उसको, वो क्या होता है, उसकी अनसर्टेनिटी को बियर करने का जो विलिंगनेस होती है उसकी, उसके लिए एक रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट, राइट। तो फ्रैंक नाइट्स व्यू के हिसाब से स्टेटमेंट है कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी। ये नाम याद रहेगा फ्रैंक नाइट्स का, याद रखना। कैनॉट डेलीगेट द रिस्क बियरिंग, एंटरप्रेन्योर अगर खुद पैसा लगा रहा है, खुद रिस्क ले रहा है, वो अपनी रिस्क को किसी और के ऊपर टाल नहीं सकता, है ना। दिस इज द एंटरप्रेन्योर्स यूनिक फंक्शन, वो अपनी रिस्क को किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता।
फिर आता है इनोवेशन। इनोवेशन हमारा किसका कंसेप्ट था? शुम्पिटर्स व्यू। शुम्पिटर भैया ने कहा था इनोवेशन, जहां जहां इनोवेशन वहां वहां शुम्पिटर, याद रखना है बात। इकोनॉमिक्स में शुम्पिटर ने हमेशा इनोवेशन पे फोकस किया। इनोवेशन मतलब कोई भी आप न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो या कोई न्यू इन्वेंशन करते हो, कोई ऑलरेडी इन्वेंशन है अगर मान लो, उसके अंदर आपको नया यूज उसका निकाल के ले आते हो, ठीक है ना, तो वो होता है इनोवेशन। तो इंट्रोड्यूसेस द न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, मार्केट्स, टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल। और एंटरप्रेन्योर का नाम एंटरप्रेन्योर है ही क्यों? क्योंकि वो मेन इनोवेशंस करता है, नहीं तो वो बिजनेसमैन नहीं होता। डिफरेंस पड़ा होगा आप लोगों ने बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स में, ठीक है। तो इंट्रोड्यूसेस द न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, मार्केट्स, टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल्स। इनोवेशंस ब्रिंग टेम्परेरी प्रॉफिट्स अंटिल इमिडिएटेड बाय द अदर्स। इनोवेशन से क्या होता है? टेम्परेरी प्रॉफिट देखने को मिलता है अंटिल इमिडिएटेड बाय द अदर्स। ड्राइव्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्योंकि एंटरप्रेन्योर है तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में भी हेल्प करेगा वो, है ना, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक ग्रोथ। की ट्रेड्स क्या देखने को मिलते हैं भाई? एक रिस्क टेकर है, इनोवेटर है, डिसीजन मेकर है, रिसोर्स मोबिलाइजर है कि नहीं? ये सारे पॉइंट्स बेटा की पॉइंट्स अपने पास नोट कर लो कि एक एंटरप्रेन्योर का क्या क्या काम होता है। प्रॉफिट रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, रेजिडुअल आफ्टर ऑल पेमेंट्स। जब सारी पेमेंट्स हो जाती है उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट है, नहीं बचेगा तो लॉस है ना। पेनल्टी फॉर पुअर डिसीजन या अनफोर्सिन चेंजेस। जरूरी नहीं है कि उसी की गलती हो, सम टाइम कुछ अनफोर्सिन चेंजेस हो जाते हैं जो उसने प्रेडिक्ट ना करे हो, या कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है, हैपन हो जाती है, तो जिसकी वजह से उसको लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, चलो एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव। एंटरप्राइज ऑपरेट विद अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एंटरप्राइज किस ऑब्जेक्टिव से ऑपरेट करती है? दे ऑपरेट विद द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड जस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, बट नॉट ओनली। इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। 5 ब्रॉड कैटेगरीज के ऑब्जेक्टिव्स की। एक तो होता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव की। ये क्या है? सर्वाइवल के लिए, यानी कि मिनिमम ऑब्जेक्टिव, कि भैया इतना तो होना ही चाहिए, मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो हम मानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन आगे रन कर सकती है, ठीक है। मस्ट रिकवर कॉस्ट टू अवॉइड द बैंकरप्सी। जितना बिजनेस का खर्चा है एटलीस्ट वो तो कवर हो, प्रॉफिट तो बाद में देखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बिजनेस के अंदर एक्सपेंस लग रहा है पहले वो कवर होना चाहिए, ताकि बैंकरप्ट ना हो, ऐसा ना हो कि किसी की लायबिलिटीज ड्यू हो जाए और हम उनको पे ना कर पाए, राइट। ग्रोथ, वन सर्वाइवल इज एश्योर्ड, फोकस शिफ्ट टू एक्सपेंशन। तो पहले सर्वाइवल इंश्योर कर ली, फिर आप फोकस करेंगे ग्रोथ पे। यानी कि सर्वाइवल जब एक बार हो जाए तो अब हम देखेंगे कि अब एक्सपैंड कैसे करना है, और तभी सोच सकते हैं। पहले तो आप अपना बिजनेस सिक्योर करोगे ना कि सारे खर्चे निकल जाए, जब खर्चे निकल जाएंगे तब आप अपना फोकस कर सकते हो कि अब भाई एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है ना। मैनेजर्स एम टू मैक्सिमाइज बैलेंस्ड ग्रोथ रेट। ये किसने बोला था? मैरिस की थ्योरी है। एक मैनेजर का हमेशा एम क्या होता है कि बैलेंस तरीके से ग्रोथ बढ़े, बैलेंस ग्रोथ रेट होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ एकदम से बढ़ रही है फिर एकदम से कम हो गई, फिर हो ही नहीं रही ग्रोथ, फिर एकदम से बढ़ गई। एक बैलेंस तरीके से ग्रोथ रेट होना चाहिए, ठीक है ना। मैनेजर्स यूटिलिटी फंक्शन इंक्लूड्स सैलरी, पावर, स्टेटस एंड जॉब सिक्योरिटी। किसी भी मैनेजर का अगर आप यूटिलिटी फंक्शन देखेंगे तो उसमें ये सब चीजें होती है, सैलरी, पावर, स्टेटस और जॉब सिक्योरिटी, ये सब चीजें एंश्योर्ड होनी चाहिए। ओनर्स का यूटिलिटी फंक्शन देखेंगे, मतलब ओनर का सेटिस्फेक्शन अगर देखेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट, कैपिटल और मार्केट शेयर। किसी भी ओनर के लिए जो यूटिलिटी होगी वो इन सब चीजों से होगी। बोथ कन्वर्ज ऑन फर्म साइज ग्रोथ। ये दोनों के दोनों फर्म के साइज ग्रोथ के लिए जरूरी है, मैनेजर्स का भी और ओनर्स का भी। यानी कि दोनों की यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी तो फर्म का जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज होगी, ठीक है। समझ आई बात? ये था एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा आता है इकोनॉमिक। यहां पर हम अब आ गए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वहां क्या था? सर्वाइवल और ग्रोथ, दो बातें। कीवर्ड्स क्या याद रखने हैं? अगर आप कीवर्ड की फॉर्म में याद रखेंगे, ऑर्गेनिक में क्या लिखेंगे बेटा? सर्वाइवल प्लस ग्रोथ, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ये हमारा मेन है, ठीक है। ये दो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के लिए। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक के लिए तो यहां पर मेन मोटिव आपको क्या याद रखना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है ना। ट्रेडिशनल एजम्पशन इन द इकोनॉमिक थ्योरी, जो जनरली हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट भी अलग अलग तरीके के हैं। एक तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉफिट, जिसका मतलब है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट। ये आगे वाले हालांकि आना है आपके कॉस्ट के चैप्टर में, मैं फिर भी बता देता हूं थोड़ा सा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट है बच्चों, जब आप बाहर से कोई फैक्टर्स हायर करते हो और उनको पे करते हो तो वो होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन अगर वो आप सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज ही अपने बिजनेस में डाल रहे हो तो उनकी जो कॉस्ट है, जो एक्चुअल में लग नहीं रही पर आप फिर भी उसको कैलकुलेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कल को जब सीए बनोगे तो आप हो सकता है जब अपनी फर्म खोलो तो आपको उसके अंदर किसी सीए को रखना पड़े, हायर करना पड़े, लेकिन आप तो खुद सीए हो,
तो आप क्या करोगे, किसी और को हायर ना करके जो भी सीए के फंक्शंस है वो आप खुद ही प्रोवाइड करना शुरू कर दोगे। अपनी सीए की जो सर्विसेज चाहिए वो आप खुद ही एज अ ओनर आप खुद ही प्रोवाइड करना शुरू कर दोगे। तो दो बातें आ गई, अगर तो आप हायर करोगे बाहर से तो जो उसकी कॉस्ट होगी वो होगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, लेकिन आपने हायर ना करके खुद ही सीए की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तो वो कॉस्ट जो आपको बाहर देनी पड़ती वो अब नहीं देनी पड़ रही, तो दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज की। और सिंपल एग्जांपल अगर बात करें, अगर आप फैक्ट्री लेते हैं रेंट पे बिजनेस करने के लिए तो उसका जो रेंट होगा वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, लेकिन आपने फैक्ट्री खरीद ही ली, आप ओन करते हैं फैक्ट्री, तो अब जो वो रेंटल अमाउंट है वो बन जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज को जब आप अपने बिजनेस में डालते हैं तो उनकी जो कॉस्ट है दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते हैं तो टोटल रेवेन्यू में से इन दोनों का टोटल माइनस करते हैं, लेकिन जब हम निकालते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंट में तो सिर्फ एक्चुअल फिगर चलती है ना, तो टोटल रेवेन्यू में से माइनस करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट ओनली, नॉट इम्प्लिसिट। नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम निकालें, मिनिमम प्रॉफिट नीडेड टू स्टे इन द बिजनेस, यानी कि पार्ट ऑफ कॉस्ट। जब हम नॉर्मल प्रॉफिट बोल रहे हैं तो ये पार्ट ऑफ कॉस्ट ही है कि भैया जितनी कॉस्ट है वो अगर कवर हो रही है तो हम उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोल रहे हैं, हम कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कर रहे, लॉस में भी नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में भी नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट है टू स्टे इन द बिजनेस। फिर आता है सुपर नॉर्मल या एब नॉर्मल प्रॉफिट, अभी आ गया ऊपर कि रेवेन्यू ज्यादा हो गया टोटल कॉस्ट से इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। ऑल्टरनेट थ्योरीज क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की, एक तो सेटिस्फाइजिंग बिहेवियर, साइमन फर्म एम फॉर सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट नॉट मैक्सिमम। साइमन भाई साहब ने कहा कि फर्म का एम कोई ऐसा नहीं है कि उनको मैक्सिमाइज ही करना है, कि ऊपर ऊपर तक लेके ही जाना है, एक सेटिस्फैक्टरी लेवल तक पहुंचाना भी एक एम हो सकता है कि एक सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ प्रॉफिट हो जाए, दैट इज इनफ, ठीक है ना। फिर आता है सेल्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, ये बॉमल ने कहा कि प्राइमरी गोल इज मैक्सिमाइजिंग सेल्स सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट कांस्टेंट, कि एक मिनिमम प्रॉफिट हो जाए और हमारी सेल्स मैक्सिमाइज हो जाए। जब सेल्स मैक्सिमाइज होगी और अगर मिनिमम प्रॉफिट भी हो रहा है तो एक अच्छा सर्वाइवल चलता रहेगा और बिजनेस ग्रो कर जाएगा। ये किसका कहना था, बॉमल का। फिर आया मैनेजरियल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, विलियमसन ने क्या बोला कि मैनेजर मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी दैट इज सैलरी, पर्क्स, स्टाफ साइज सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट फॉर द ओनर। कह रहे कि नहीं, मैनेजर्स को हमेशा अपना यूटिलिटी मैक्सिमम चाहिए होता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, पर्क्स और स्टाफ साइज के हिसाब से, और ओनर का प्रॉफिट होना चाहिए मिनिमम। ये मैनेजर यूटिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया था, विलियमसन ने। फिर आया मल्टीपल गोल, जो कि सायरेट और मार्च ने बोला, क्या बोला कि प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, सेल्स, मार्केट शेयर और गोल्स अलोंग साइड प्रॉफिट, कि ये सब चीजें और साथ ही साथ प्रॉफिट, यानी कि मल्टीपल गोल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ये बोला सायरेट और मार्च ने। सबके नाम के साथ जो जो स्टेटमेंट किसने बोली है वो आपको याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट इनके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये स्टेटमेंट लिखी होगी और पूछेंगे बताओ किसने दी थी। तो हर एक ने, जिसका सेटिस्फाइजिंग था, जिसका सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड था, जिसका मैनेजर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है और जिसका मल्टीपल गोल्स है, सबके नाम के साथ आपको उनके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव दो पढ़ लिए हमने, अब आ रहा है सोशल। कह रहे सप्लाई क्वालिटी और अनएडल्टरेट गुड्स, यानी कि खराब गुड्स नहीं होने चाहिए, सही गुड्स होने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अवॉइड प्रॉफिटेरिंग एंड एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रॉफिट करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं बिजनेस, यानी कंज्यूमर का कोई खराब क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, कुछ भी चीजें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रिवेंट पॉल्यूशन जैसे कि एयर, वाटर, नॉइस, कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटीज क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसका अगर आप कीवर्ड पढ़ेंगे तो दो तीन कीवर्ड बन सकते हैं, सप्लाई क्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ। दो तीन चीजें आप कीवर्ड याद रखोगे तो पूरा आंसर याद रहेगा कि ये था सोशल ऑब्जेक्टिव। नाम से पता लग रहा है कि सोशल वेलफेयर यानी लोगों का भी भला होना चाहिए, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वजह से सोसाइटी को कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बाद, फेयर ट्रीटमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी लोगों की बात हो रही है, ह्यूमंस की बात हो रही है। अब ह्यूमंस को ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए, एक डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ सीख नहीं रहे, कुछ करने वाला एनवायरनमेंट ही नहीं है, एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए एम्प्लॉय के लिए हमेशा, कि वो रोज कुछ सीखे और कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर सके, है ना। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करोगे तो वो इंपॉर्टेंट फील करेगा और वो ज्यादा अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा। एंश्योर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी, एक जॉब सेटिस्फेक्शन हो एम्प्लॉय के पास और लॉयल्टी, तो ये सब चीजों का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है फर्म का, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। फिर आता है नेशनल ऑब्जेक्टिव, अब सब कुछ कर लिया, फर्म के अंदर भी, फर्म के बाहर भी थोड़ा सा कर लिया, सोशल भी सोच लिया, अब पूरे कंट्री के बारे में बात हो रही है कि आपकी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पूरी इकोनॉमी को एज अ होल अफेक्ट कर रही हो, है कि नहीं। अलाइन विद नेशनल प्रायोरिटीज एंड प्लान्स, प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस डिपेंडेंसीज ऑन इंपोर्ट्स, भैया इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम करो, क्योंकि इंपोर्ट जब करते हो तो कंट्री से पैसा बाहर जाता है कि नहीं, और नेशनल प्रायोरिटीज और प्लान्स को भी अलाइन करो। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड कंट्रीब्यूट टू स्किल फॉर्मेशन, कंट्री के अंदर ही स्किल फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे अगर तो ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ होगी। सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं तो उसको करना चाहिए, ठीक है बच्चों, बात समझ आई।
चलो जी, उसके बाद कॉन्स्ट्रेंट ऑन एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या है? डिस्पाइट ऑब्जेक्टिव, इतने सारे हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, इतने सारी फर्म्स को सोचती है फर्म जो लोगों के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स है। फर्म फेसेस द कॉन्स्ट्रेंट दैट लिमिट देयर एबिलिटी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और अचीव गोल्स। की कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है? लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, एक तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन की कमी, अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर वेरिएबल्स, इनपुट प्राइसेस एंड टेक्नोलॉजीज, डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस। मतलब नॉलेज ना होने की वजह से क्या होता है, एक तो अनसर्टेनिटी हो जाती है फ्यूचर वेरिएबल्स को लेके, इनपुट प्राइसेस सही नहीं होते, पता नहीं होते, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव तो रख लिया पर पता ही नहीं उसके बारे में, उसको अचीव कैसे करना है, राइट। गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, रेगुलेशंस ऑन प्रोडक्शन, प्राइसिंग, फैक्टर मोबिलिटी, या फिर ट्रेड यूनियन रेस्ट्रिक्शंस, ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स और लेबर मोबिलिटी। अब कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हो गई या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेड यूनियंस बनने लग गई, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को, और वो सही से अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाती। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, पावर कट्स बहुत ज़्यादा है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, ट्रांसपोर्ट इशू है, या सप्लाई चेन बॉटलनेक्स है, मतलब सप्लाई चेन की अवेलेबिलिटी नहीं है, बीच में से सप्लाई चेन अवेलेबल ही नहीं है, यह सही से वर्क नहीं कर रहा है ना। इकोनॉमिक एंड एक्सटर्नल चेंजेस, कुछ इकोनॉमी में चेंजेस ये है जो आउट ऑफ कंट्रोल वाली चीज़ें कि इकोनॉमी में या कुछ ऐसे एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सही इकोनॉमी में जो आपका इंपैक्ट उसका बिजनेस पे आ रहा है, कुछ भी अगर चेंज होता है तो। डिमांड फ्लक्चुएशन हो गई, इन्फ्लेशन आ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए या एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी हो गई, तो सडनली पॉलिसी चेंज हो जाती है, टैक्स, लोकेशन, प्रोडक्शन रूल चेंज हो जाते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज या फ्लड्स और फायर, मतलब ये ऐसी चीज़ें जो नेचुरली हो जाती है, अनसर्टेनिटीज, कुछ भी ऐसा हो जाता है, राइट। फिर आ गया ह्यूमन रिसोर्स चैलेंज, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग स्किल्ड लेबर, समटाइम्स वो स्किल्ड लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो मिल ही नहीं पाता कॉम्पिटिटिव वेजेस की वजह से, नीड फॉर कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, और या फिर मिलते भी है तो उनको कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग की जरूरत है जो ऑर्गेनाइजेशन सही से हो सकता है प्रोवाइड ना कर पाए। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें जिनकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है किसी भी एंटरप्राइज के, वो सही तरीके से फुलफिल नहीं हो पाते। ठीक है बच्चों, कॉन्स्ट्रेंट समझ आए सारे? चलो जी, ठीक है, तो अभी इतना करते हैं बच्चों, रिमेनिंग चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।